हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑथर रवि शर्मा। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी या डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंसी बैंक की ले करके एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे इल्तजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। लेट्स बिगिन। दोस्तों, डीएसए लेने के पहले जो आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी। पहली बात कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। नंबर टू, दूसरी बात कि इसको डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी लेने के लिए आपको क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। नंबर थ्री, जब आप डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी लेते हैं तो क्या उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कोई आपको जो कैपिटल लगना है बिज़नेस के स्टार्ट करने के लिए वो कितना लगना है या नहीं लगना है। इस तरह की कुछ एक बातें हैं। और जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें रेवेन्यू कितना है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक को अप्रोच करते हैं, बेसिकली ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी का मैकेनिज़्म है, ये ज़्यादातर जो ऑपरेशनल है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऑपरेशनल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक्स जो है दो तरह से ऑपरेट करता है, एक रिटेल लायबिलिटीज़ के थ्रू और दूसरा रिटेल एसेट्स के थ्रू। बेसिकली जब आप बैंक में कोई अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो उसमें आप अपने फंड्स जो है वो सेफ रखते हैं और उस फंड्स के एवज में बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट पे करता है। वो जो पैसा है बैंक फर्दर उस पैसे को लेंड करता है अकॉर्डिंग टू उनके बैंकिंग पैरामीटर्स के हिसाब से डिज़र्विंग क्लाइंट्स को। और वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जब भी बैंक किसी क्लाइंट को लेंड करता है तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करता है, वो क्लाइंट कितनी ईएमआई यानी कि उसकी कैपेसिटी टू पे कितनी है, ईएमआई की जो है उसकी कितनी ईएमआई वो कंफर्टेबली अपने जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के बाद में जो है वो पे कर सकता है, राइट। और इसके अलावा जो है एक टोटल प्रॉपर जो है क्लाइंट का चेक होता है, राइट। ये सारे चेक्स करने के बाद में अगर बैंक के पैरामीटर्स के हिसाब से हर चीज़ जो है प्रॉपरली फिट बैठती है, फिर एक जो है बैंक की जो है वो कोलैटरल लेता है, यानी कि एक तरह की सिक्योरिटी जो है वो अपने पास रखता है, सो दैट इन केस ये सारे पैरामीटर्स डिफीट भी हो जाते हैं तो वो फाइनली उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को जो है सेल आउट करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। बेसिकली जब अब फर्स्ट स्टेप जो डीएसए का जो फर्स्ट स्टेप आता है वो ये आता है कि आप न्यू क्लाइंट किस तरह से सोर्स करेंगे। आप अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू, टेली कॉलिंग के थ्रू आप जो है न्यू क्लाइंट्स जो है वो जनरेट करते हैं। और जब आपके न्यू क्लाइंट्स आपको मिलते हैं तो आप उनके साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फ़ीस, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ट्रांसपेरेंट वे में क्लाइंट के साथ में डिस्कस करते हैं और क्लाइंट को एक फैसिलिटेट करते हैं कि आपको जो है वो सारा फंड्स की अरेंजमेंट हम बैंक के थ्रू करवा करके देंगे। और आपके इस दौरान जो भी लॉगिन स्टेज से ले करके डिसबर्सल स्टेज तक जो भी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए हम आपको प्रॉपरली अपडेट करेंगे। और ज़रूरत होगी तो हम आपकी फैक्ट्री या फैक्ट्री प्रेमाइसेस में या आपके ऑफिसेज़ में विज़िट करके जो है हम आपको हेल्प आउट करेंगे। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्लाइंट जो है वो सोर्स करना है और आपको बैंक की पॉलिसीज़ का भी आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि बैंक किस बेस पे लैंड करता है, सो दैट जब आप न्यू क्लाइंट सोर्स करते हैं
चाहे वो टेली कॉलिंग के माध्यम से हो, चाहे वो किसी रेफरेंस के माध्यम से हो, तो आप उस क्लाइंट के जो आप ये देखते हैं कि क्या वो उन बेसिक पैरामीटर्स जो बैंक के बेसिक पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से प्रॉपरली फिट है। अगर वो फिट है तो आप जो है उसके जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लॉगिन के लिए, वो सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म जो है ड्यूली साइंड बाय द क्लाइंट, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, वो आप करवा करके यू जस्ट प्रोसेस द ऑल द डॉक्यूमेंट्स इनटू द बैंक, राइट। सो एक बारी जब आप बैंक में जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है प्रॉपरली लॉगिन कर देते हैं, तो इस पे जो है इसके साथ साथ में प्रोसेसिंग फ़ी का जो है मॉर्गेज केस में प्रोसेसिंग फ़ी के चेक लिए जाते हैं। यहाँ मैं आपको दो बातें बता दूँ कि फ़ंडिंग दो तरह की होती है, एक सिक्योर्ड फंडिंग होती है, एक अनसिक्योर्ड फंडिंग होती है। सिक्योर्ड फंडिंग में जो है बेसिकली कोलैटरल सिक्योरिटी जो है वो बैंक को क्लाइंट की तरफ से दी जाती है, और क्योंकि ये कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक के पास में रहती है तो बैंक का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा सेफगार्ड रहता है, और इसलिए बैंक जो है एक सब्सटैंशियली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। जस्ट लाइक अगर मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो समवेयर जो है 10 से 12-13% तक जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। प्रोसेसिंग फ़ीस भी जो है समवेयर जो है 0.5% से लेकर के 2% तक वेरी करती है बैंक टू बैंक, राइट। सो अगर अब मैं होम लोन की बात करूं तो ये जो है समवेयर 6.5 से लेकर के 8% तक जो है लैंड हो रहा है, राइट। सो यहाँ भी मॉर्गेज होती है प्रॉपर्टी। यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट ने जो है ये जो होम लोन्स के स्पेसिफिकली जो होम लोन्स की बात करें, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम रखने की हिदायत दी है बैंकों को, क्योंकि जो है ये इससे जो है रियल स्टेट सेक्टर को जो है बढ़ोतरी मिलती है। सो ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात होगी अनसिक्योर्ड लेंडिंग, यानी कि वो पैसा जो बैंक आपको बिना किसी सिक्योरिटी के लेंड करता है। यहाँ बैंक अपने क्रेडिट पैरामीटर्स को थॉरोली वेरीफाई करता है, और उसकी जितनी भी प्रेमाइसेस हैं क्लाइंट की, वो क्लाइंट की प्रेमाइसेस प्रॉपरली विज़िट की जाती हैं, उससे मीटिंग की जाती है, उसके डॉक्यूमेंटेशन चेक किए जाते हैं, उसका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, उसकी क्रेडिबिलिटी की अगर उसका कोई पास्ट रीपेमेंट हिस्ट्री रही है तो वो चेक की जाती है। सो फील्ड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पर्सनल फील्ड इन्वेस्टिगेशन बाय द कंसर्न्ड क्रेडिट मैनेजर की जाती है, और इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद में जो है अनसिक्योर्ड लेंडिंग करी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस लेंडिंग का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट समवेयर 17-18% से रिड्यूसिंग से बढ़ता हुआ जो है 20-25% और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक्स टू बैंक। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ कि इसमें कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिसको NBFCs बोला जाता है, वो भी इसमें जो है बहुत एक्टिवली ऑपरेट कर रही हैं, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सब्सटेंशियली हायर साइड पर भी है। सो अब ये तो हो गया आपका लॉगिन का प्रोसेस। जब आपके क्रेडिट के डॉक्यूमेंट्स जो है जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट है एक बारी बैंक के में लॉगिन हो जाते हैं, तो जब अब टास्क आता है क्रेडिट मैनेजर का, जो कि ड्यूली अपॉइंटेड जो है क्रेडिट ऑफिसर होता है ऑफ द बैंक, जिनका जो है टास्क होता है कि वो क्लाइंट को एसेस करे और जो है फ़ंड की रिक्वायरमेंट को एसेस करे और ये देखे कि कितना फ़ंड जो है वो लैंड करना है। सो ये एक बात जो है डिसाइड होती है, और इसमें जो है 3 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज आता है जो है क्रेडिट होल्ड का, यानी क्रेडिट होल्ड होता है कि अगर आपके जो आपने डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोसेस किए हुए हैं, अगर क्रेडिट की कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो क्रेडिट होल्ड स्टेज में जाता है, और फिर DSA का काम आता है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करे, और जो है ताकि क्रेडिट जो है ऑफिसर उस पर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सके। दूसरी बात आती है रिजेक्शन की।
अगर क्रेडिट मैनेजर को ये सारे डॉक्यूमेंटेशन और रेफ चेक करने के बाद में ये जजमेंट आती है कि ये नॉट डूएबल प्रपोजल है, तो जो है वो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं और विद प्रॉपर रीजंस, राइट। और तीसरी बात आती है, वो आती है क्रेडिट अप्रूवल। ये ज़रूरी नहीं कि जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है क्रेडिट ऑफिसर उसको उतना ही जो है लेंड करे। ये प्योरली जो है आपकी करंट ओब्लिगेशंस, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी, आपकी इनकम, इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है। सो वंस द प्रपोजल इज़ अप्रूव्ड, आपको जो है वो डिसवर्सल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और एक बड़ी प्रपोजल जो है वो डिसवर्स हो जाता है और पेमेंट आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू जो है क्लाइंट के अकाउंट में चली जाती है, या फिर डीडी या अन्य माध्यम से जो क्लाइंट के अकाउंट में चली जाती है। और फिर जो है एक ईएमआई यानी कि मंथ टू मंथ जो है क्लाइंट की ऑब्लिगेशन जो है सेट कर दी जाती है, चाहे वो पीडीसीज के माध्यम से हो, चाहे वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आजकल जो है एक या ईसीएस के माध्यम से हो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इससे क्या है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जो है ईएमआई आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती जाती है। सो फाइनली व्हेन द प्रपोजल इज गेटिंग डिसबर्स्ड विद इन अ मंथ जो है बिलिंग रेज की जाती है और डीएसए के द्वारा कि ये जो है डिसवर्सल हुआ है, इस अमाउंट का डिसवर्सल हुआ है, और प्रोसेसिंग फ़ीस, जितनी प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक ने क्लाइंट से कलेक्ट की है उस प्रोसेसिंग फ़ीस को ध्यान में रखते हुए जो है बैंक डीएसए को एक जो है स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट जो है वो बेसिकली डीएसए कमीशन के रूप में देता है। सो ये है कंप्लीट प्रोसेस फॉर बीइंग अ डीएसए। सो होप you all have understood the process, and I think the investment here is in all is almost nil। आपको किसी तरह की बेसिक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यू शुड हैव अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अ लैपटॉप, लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। यू शुड हैव टू हैव हायर the tele executives, right, for telecalling, right. And apart from this you should have to have the knowledge of thorough knowledge of what exactly you need to do, right। सो बेसिकली इसमें कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, but you need to be a very hard working person, and you need to be totally devoted kind of person, right। And you should have the knowledge, you should have the आपका जो है स्टॉक होना चाहिए, आपके पास में क्लाइंट्स का डेटाबेस होना चाहिए, अच्छे क्लाइंट्स का जो रेगुलरली जो है फंड्स की जिनको रिक्वायरमेंट होती है। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस। Thanks for watching. Bye bye. Take very good care of yourself. And finally, I would like to request all of you to please subscribe my channel, Author Ravi Sharma. Thank you so much.